नमस्कार दोस्तों, 23 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली है, गुजरात इमर्जेस एज अ हॉटस्पॉट फॉर म्यूकॉरमाइकोसिस। कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ में बताया था कि राजस्थान ने म्यूकॉरमाइकोसिस को एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। जयपुर, जोधपुर, उसके आसपास के इलाकों में बहुत फैल रहा है म्यूकॉरमाइकोसिस, और अब गुजरात एक हॉटस्पॉट बन के उभरा है। गुजरात में 2000 से ज़्यादा केसेस निकल के आए हैं म्यूकॉरमाइकोसिस के, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के। आप कह सकते हो कि 250 से ज़्यादा जानें गुजरात में ऑलरेडी म्यूकॉरमाइकोसिस की वजह से जा चुकी हैं। सेंटर के फिगर के हिसाब से गुजरात में 2281 म्यूकॉरमाइकोसिस के पेशेंट हैं, जो कि किसी भी स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि म्यूकॉरमाइकोसिस के पेशेंट की जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि म्यूकॉरमाइकोसिस में अगर किसी को केस हुआ है तो जो भी डॉक्टर्स को उसको दिखाया जा रहा है या जिस भी हॉस्पिटल को दिखाया जा रहा है उसको वो इन्फेक्शन केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना ही है। अब आप देखोगे कि जब केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े तो गुजरात सरकार ने थर्सडे को इस पर्टिकुलर म्यूकॉरमाइकोसिस के इन्फेक्शन को एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ठीक है, चूंकि वहाँ पे इस म्यूकॉरमाइकोसिस के केसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं और इसका फैटिलिटी रेट भी ज़्यादा है। बात करते हैं आपकी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की। ये जो लॉ है पहली बार इंडिया में इनैक्ट किया गया था मुंबई में, जो कि फॉर्मरली बॉम्बे प्रोविंस थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान। क्यों? ब्यूबॉनिक प्लेग से टैकल करने के लिए। ओके, इस लॉ का काम क्या है कि भाई एपिडेमिक्स को कंटेन करना है, और इसमें स्पेशल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं ऑफिसर्स को या भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, ताकि वो कंटेनमेंट मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। 2015 में इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट को डेंगू और मलेरिया से डील करने के लिए इनैक्ट किया गया था चंडीगढ़ में। 2009 में इसको पुणे में इनैक्ट किया गया था स्वाइन फ्लू से रिलेटेड। मार्च 2020 से इंडिया में ये इनैक्टेड है और इन्फोर्स्ड है फॉर कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ओके, तो अगर राज्य की सरकार को ये लगता है कि पूरी की पूरी राज्य में या फिर राज्य के किसी एक पर्टिकुलर भाग में कोई एक डिजीज बहुत तेजी से फैल रही है, तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंदर उसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर सकती है राज्य की सरकार, और कुछ ऐसे रेगुलेशंस बना सकती है जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पुलिस है, वो लोगों के मूवमेंट को ब्लॉक कर सकती है, लोगों को घर के अंदर क्वारंटीन कर सकती है ताकि बीमारी कम फैले। अब मैं आपको बता दूं, ये जो ब्यूबॉनिक प्लेग था ना आपका 1897 1896 का, ये हमारी हिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो हमारी मिलिटेंट नेशनलिज्म की हिस्ट्री है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। पुणे के आसपास के इलाके में 1896 में ये ब्यूबॉनिक प्लेग फैल गया। 1897 तक ये बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। फरवरी 1897 में 657 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी उसने एक स्पेशल प्लेग कमेटी बनाई मार्च 1897 में, ताकि इस पर्टिकुलर डिजीज के स्प्रेड को रोका जा सके, ब्यूबॉनिक प्लेग को। मैं 1897 की बात बता रहा हूँ। और इस कमेटी को चेयर किया था इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर WC रैंड ने। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दी कि भाई आप लोगों को सेग्रीगेट करो, जिसको प्लेग हो रहा है उनको बाकी लोगों से अलग करो। ऑब्वियस ही बात है, जिनको ऑलरेडी हो चुका है उनका अंतिम संस्कार करो, जो खत्म हो चुके हैं उनका अंतिम संस्कार करो। तो मतलब कुल मिला के रिलीजन का ध्यान रखते हुए, लोगों के कल्चरल सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए, इंडियन सोसाइटी के कंजर्वेटिव नेचर का ध्यान रखते हुए आप जैसे तैसे करके इस डिजीज के फैलने को रोको। अब ये जो लेफ्टिनेंट रांड था और इसको सपोर्ट करने के लिए एक ऑफिसर था लेफ्टिनेंट आयस्ट। टोटल 800 ऑफिसर्स और सोल्जर्स को और डॉक्टर्स को ड्यूटी पे लगाया गया। अब जब ये ड्यूटी कर रहे थे ना ऑफिसर्स, तो ये लोगों के घर में जबरदस्ती घुस जाएं, मतलब आदमियों का तो एग्जामिनेशन करें, औरतों का भी एग्जामिनेशन करने लगे। अभी मेल ऑफिसर एक कंजर्वेटिव इंडियन फैमिली के अंदर घुस के फीमेल बॉडी का एग्जामिनेशन करने लगेगा तो लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, आप समझ ही सकते हो। लोगों को जबरदस्ती ठूस ठूस के सेग्रीगेशन कैंप्स में लेके जाना, जिन लोगों को प्लेग है उनको पुणे ना छोड़ने देना, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्लेग से मृत्यु हो गई है तो उसका प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार न करने देना, और ये बहुत गलत तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पे भाई बड़ी गुस्साई ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो 22 जून 1897 को दो भाइयों ने, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, जिसको चापेकर ब्रदर्स कहा जाता है, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल WC रैंड और उसके मिलिट्री एस्कॉर्ट लेफ्टिनेंट आयस्ट को पुणे महाराष्ट्र में मार दिया। और आप कह सकते हो 1857 1857 के बाद मिलिटेंट नेशनलिज्म का यह पहला केस था इंडिया में, जो कि ब्यूबॉनिक प्लेग की वजह से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। एक प्रकार का हिस्ट्री का भी यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। राजकोट में ही
500 केसेस मिले हैं इस म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं राजकोट के, उन्होंने एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है जिससे लाइफ सेविंग ड्रग एम्फोटेरिसिन बी बांटी जा सके। तो आप समझ ही सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम यहाँ कितना इंपॉर्टेंट, आप कितनी सेंसिटिव पोस्ट पे बैठने जा रहे हो। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की कोई बीमारी फैलती है, आपको इंस्टेंट बेसिस पे एक्ट करना होगा, साथ साथ आपको लोगों के बीच में जाके उनकी मदद करनी होगी। तो आप भी रिस्क पे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने ऑफिस में बैठ के ऑर्डर दे रहे होगे, भाई आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों से जाके मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई कलेक्टर साहब ने ऑर्डर इशू किए कि एम्फोटेरिसिन बी को लाइपोसोमल फॉर्म में आप सप्लाई करो। लाइपोसोमल फॉर्म क्या होता है कि देखिए, जब आप कोई दवाई खाते हो तो जब वो आपके पेट में पहुंचती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पहुंचती है, तो बहुत सारे एसिड्स उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो जो उसकी वाइटिलिटी होती है ना दवाई की, उसको मार देते हैं। तो लाइपोसोमल फॉर्म क्या होता है कि वो जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जो एसिड्स हैं वो दवाई को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो दवाई अपने इंटेंडेड प्लेस पे पहुंच के अपना इफेक्ट दिखाएगी। ये जो एम्फोटेरिसिन बी एक एंटी फंगल मेडिकेशन है, इसको सीरियस फंगल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है और एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो कि लाइजमेनिया पैरासाइट से होती है, जिसको आप बोलते हो लाइजमेनियासिस। ये भी कहीं ना कहीं एम्फोटेरिसिन बी से सही होती है। म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पे एक रिवीजन है, 2-3 बार मैं इसको बता चुका हूँ। तो एक सीरियस इन्फेक्शन है, एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसाइट्स की तरफ होता है। म्यूकोरमाइसाइट्स हमें चारों तरफ होते हैं, ठीक है। हो सकता है हमारी स्किन पे भी हो, लेकिन नॉर्मल कर केसेस में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि भाई ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाते हमको। इनको ब्लैक फंगस कहा जाता है, पहले इनको जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था। लेकिन जिन लोगों को हैवी डायबिटीज़ है, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के लंग्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जो लोग ज़्यादा आप कह सकते हो कि दवाइयाँ ले रहे हैं, जो लोग को कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई दूसरी बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलिटस है, या फिर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा दवाई खा रखी है तो उनका इम्यूनो सप्रेशन हो गया है। जो बहुत हैवी स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं। तो ऐसे केसेस में आपके म्यूकोरमाइकोसिस को कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो हेडेक, फीवर, कफिंग, ब्रेथलेसनेस और मेंटल स्टेटस भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हो शेयर कर दीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेग्रीगेटेड। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको मदद हो रही है तो आप प्लेलिस्ट ये ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपकी जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। आप अपनी डाउट्स को शॉर्ट्स के फॉर्म में देखिए, आप अपने डाउट्स मुझे लिख के भेजो। अगर मुझे ऐसा लगा कि आपके डाउट्स इतने अच्छे हैं तो मैं उनके ऊपर अलग से एक वीडियो बना के आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं उन्हीं डाउट्स को टेकअप करूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हो, जो सबके काम के हो सकते हैं। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, साइक्लोन यास लाइकली टू इंटेंसीफाई इनटू अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये जो अप्रैल मई के आसपास का जो महीना होता है ना दोस्तों, यहाँ पे साइक्लोनिक स्टॉर्म आते ही आते हैं। इस साल आप देखो कि अभी ही ये तोक्तोई साइक्लोन आया था हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, और ईस्टर्न कोस्ट पे बताया जा रहा है कि एक और साइक्लोन आ सकता है जिसको नाम दिया गया है यास। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, पहले बताया है कि जो साइक्लोन के जो नाम है ना, ये कैसे दिए जाते हैं। जैसे कि तोक्तोई नाम हो गया, यास हो गया। पिछले साल निसर्ग और अम्फन साइक्लोन आया था, ठीक है, वो भी मई में ही आए थे, अम्फन साइक्लोन और निसर्ग साइक्लोन। तो ये जो साइक्लोन्स के नाम हैं ये कैसे डिसाइड किए जाते हैं? तो 2000 में एक ग्रुप ऑफ नेशंस WMO के, जिसको आप वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो, और ESCAP की, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक बोलते हो, जिसमें आपका बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। इन्होंने अपने आसपास के रीजन में साइक्लोन्स को नाम देना शुरू किया। तो हर कंट्री अपने अपने टर्न पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम भेजती है और उसी के हिसाब से नाम यहाँ पे एलोकेट किए जाते हैं। इससे WMO ESCAP वाले ग्रुप में 5 और कंट्रीज जुड़ी थी 2018 में, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन। ये लोग बारी बारी से नाम को प्रपोज करते हैं। तोक्तोई नाम म्यांमार ने दिया था। ये जो यास नाम है ये किसने दिया है? तो यास नाम दिया है आपका ओमान ने। ठीक है भाई, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको। आगे बात करते हैं कि भाई ये जो लो प्रेशर एरिया है ये ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर बन रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ ये नॉर्थ अंडमान के आसपास का जो इलाका है, इधर आपको थाईलैंड नजर आ रहा है, नॉर्थ अंडमान के आसपास का जो इलाका है, और नॉर्थ अंडमान इधर कह लीजिए आपका इस तरफ पे,
और इसके बगल में अंडमान सी है, आप अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की और थाईलैंड के बीच के इलाके को आप अंडमान सी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत वाइट वाइट रंग के जो बादल दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक लो प्रेशर एरिया को डिनोट कर रहा है, और ऐसे लो प्रेशर एरियाज बहुत जगहों पे बनते रहते हैं। तो खास बात ये है कि जो लो प्रेशर एरिया है ये ज़रूरी नहीं है कि साइक्लोन में कन्वर्ट हो, बट कभी कभी साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं जब इंटेंसिव हीटिंग होती है ओशंस की। और इस पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मूव करेगा, फर्दर इंटेंसीफाई होगा और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल नियर वेस्ट बंगाल पे स्ट्रक कर सकता है। तो बेसिकली नॉर्थ उड़ीसा के आसपास आप कह सकते हो ये स्ट्रक कर सकता है, बांग्लादेश कोस्ट पे स्ट्रक कर सकता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ May 26। तो अभी सीवियर साइक्लोनिक तौकतोय आया था गुजरात में, तो उसने दवाई मचाई हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे काफ़ी बारिश की, जान माल का नुकसान भी हुआ है। और अब आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये यास साइक्लोन यहाँ पे हमको आता हुआ नजर आ रहा है। तौकतोय साइक्लोन की बार आप बता दूं आपको, गुजरात के बाद थोड़ा बहुत तौकतोय साइक्लोन का इफेक्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है। और हमारे देश में अप्रैल और मई का महीना और अक्टूबर और दिसंबर के महीने में अक्सर कर साइक्लोन्स देखे जाते हैं। पिछले साल का जो निसर्ग साइक्लोन था, जो कि आया था आपका अरेबियन सी में, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर मैंने साइक्लोन्स के बारे में समझाया भी था। तो निसर्ग साइक्लोन, मेरे नाम अर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए। निसर्ग साइक्लोन के लिए नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे साइक्लोन्स बनते कैसे हैं इस चीज़ को मैंने समझाया है, तो आप वो जाके देख लो। और अम्फन साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में था, इतना याद रखिए कि निसर्ग अरेबियन सी में आया था और अम्फन बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो यास साइक्लोन है इसका नाम दिया है ओमन ने। नाम कैसे दिए जाते हैं ये प्रोसेस मैंने अभी आपको बता दिया है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना में जो साइक्लोन है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वेदर फ्लक्चुएशन में ट्रिगर पेस्ट अटैक ऑन शुगर केन क्रॉप्स। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे शुगर केन की खेती होती है, बहुत सारे अलग अलग वजहों के लिए। ये शुगर केन की खेती सिर्फ चीनी के उत्पादन में ही नहीं, बहुत और चीज़ के उत्पादन में भी इस्तेमाल की जाती है। किस किस चीज़ के उत्पादन में चीनी का, शुगर केन का इस्तेमाल होता है, इसकी बात करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रिसेंटली वेदर फ्लक्चुएशंस देखे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली दिस फिनोमिना ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे शुगर केन क्रॉप को इस वेदर फ्लक्चुएशंस की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। सरकार ने अभी एक एडवाइजरी इशू की अपने ऑफिशियल्स को कि भाई उत्तर प्रदेश में जो शुगर केन की क्रॉप्स हैं इस पे इंसेक्ट और पेस्ट अटैक ना बढ़ें, इसके लिए प्रॉपर ऑन साइट इंस्पेक्शंस हो और इसमें मदद ली जा सकती है बाय द साइंटिस्ट ऑफ शुगर केन रिसर्च काउंसिल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई एक्सेस मॉइस्चर के चलते एटमॉस्फेयर में और डे टू डे फ्लक्चुएशन और जनरल वेदर की वजह से जो कुछ पेस्ट जैसे पायरेला, ग्रास ऑफर, फॉल आर्मी वॉर्म, ब्लैक बग इन्फेस्ट, तो ये सब जो ब्लैक बग, फॉल आर्मी वॉर्म, पायरेला, ग्रास ऑफर, ये कहीं ना कहीं शुगर केन क्रॉस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये जो पेस्ट अटैक है ये वेदर फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा नजर आ रहा है। जो ब्लैक बग है ये रेटून प्लांट में मिलता है। जो प्लांट्स इससे अफेक्टेड होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो येलो हो जाती हैं और उसमें ब्राउन रंग के स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके जो निम्फ होते हैं ये सेंट्रल लीफ के लीफलेट में, अब इतनी इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं इन पेस्ट इन्फेस्टेशन के चलते जो शुगर केन की क्रॉप की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, इसकी जो ईल्ड है वो रुक जाती है और शुगर केन के क्रॉप के अंदर जो सुक्रोज का जो कंटेंट होता है वो भी कम हो जाता है। तो ओवरऑल उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ख़राब हो जाती है। शुगर केन बैम्बू फैमिली ऑफ प्लांट्स को बिलोंग करता है, इंडिया से इंडिजीनियस है। मेन सोर्स है इंडिया में किसका? चीनी का, गुड़ का और खंडसारी का। अब आप देखोगे कि लगभग 2/3 जो शुगर केन प्रोडक्शन होता है उससे गुड़ और खंडसारी बनता है और 1/3 जाता है चीनी फैक्ट्रियों में, ठीक है भाई। ये जो शुगर कोन है वो रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल होता है अल्कोहल को बनाने में। अब ये अल्कोहल किसी भी प्रकार की अल्कोहल हो सकती है, जो पीने वाली पर्सनल कंजम्पशन वाली अल्कोहल है वो भी हो सकती है, और एक इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, दैट इज नॉट एडिबल, उसमें भी शुगर कोन को इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। फिर यहाँ पे एक चीज होती है बगासे। बगासे क्या? इट इज क्रश्ड केन रेसिड्यू, ओके। इस बगासे को बेनिफिशियली इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, ठीक है। तो दिस bagasse, the crushed cane residue, it can be more beneficially used for manufacturing paper instead of using it as fuel in the mills. उसके बाद आप देखो कि ये जो बगासे है, अगर आप पेपर बनाने के लिए सीधे सीधे शुगर केन के क्रॉप को ना भेज के अगर बगासे भेजोगे, जो क्रश्ड शुगर केन होता है और क्रश्ड शुगर केन का रेसिड्यू होता है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। प्लस भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी कहीं ना कहीं बगासे को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
और शुगर केन का खाने पीने में भी काफ़ी आप कह सकते हो प्रयोग है। लोग शुगर केन रॉ भी खाते हैं, आप गन्ने का जूस निकाल भी खाते हो, तो एज अ फॉडर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और अगर आप कमर्शियल क्रॉप्स की बात की जाए तो शुगर केन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कमर्शियल क्रॉप इन द कंट्री। मतलब कि कहीं ना कहीं लोग शुगर केन के पीछे ज़्यादा भागते हैं, इसको कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा बनाना चाहते हैं। फार्मर्स की ये पहली चॉइस है, जहाँ पे भी जोग्राफिकल कंडीशंस फेवर में होती हैं फार्मर्स शुगर केन को उगाना पसंद करते हैं। एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है शुगर केन, जिसको 10 से 15 महीने लगते हैं, कभी कभी 18 महीने भी लग जाते हैं इसको मैच्योर करने में। इस बात पे डिपेंड करता है जोग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए शुगर केन को उगाने के लिए। एवरेज टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल चाहिए आपके 75 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल। 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट बेल्ट्स में शुगर केन की कल्टीवेशन होता है इंडिया में। एक सतलज गंगा प्लेन है पंजाब से बिहार का, एक ब्लैक सॉयल बेल्ट है महाराष्ट्र से तमिलनाडु की, एक कोस्टल आंध्रा और कृष्णा वैली में आपका शुगर केन उगाया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया टोल्ड टू रिमूव मेंशन ऑफ इंडियन वेरिएंट। देखिए रिसेंटली ये जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है B.1.617, अभी WHO ने इसको क्लासीफाई किया है एज B.1.617, बट चूंकि ये इंडिया में पाया गया है तो दुनिया भर की मीडिया और साथ साथ इंडिया के अंदर जो डिजिटल मीडिया है वो इसको इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स ने सारी सोशल मीडिया कंपनीज को लिखा है कि भाई इस कोरोना वायरस के वेरिएंट को आप B.1.617 से बुलाओ, आप इसको इंडियन वेरिएंट मत बुलाओ। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो बात है ना, ये बिल्कुल सही है। अरे भाई जब WHO ने ही इसको इंडियन वेरिएंट नहीं बोला है, B.1.617 बोला है, तो इनफॉर्मली इसको इंडियन वेरिएंट बोलने की ज़रूरत क्या है। और ये चीज़ ब्राज़ील साउथ अफ्रीका वाले केस में भी हुई थी। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, और आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम में जो वेरिएंट्स मिले हैं, तो इनको किससे रेफर किया जाता है। कभी कभी ये बोला था दिस इज अ साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, दिस इज अ ब्राजील वेरिएंट, दिस इज अ यूके वेरिएंट, क्योंकि वो बोलना आसान होता है। अभी उस वेरिएंट का प्रॉपर साइंटिफिक नेम क्या है ये तो देखो ज़्यादातर लोगों को याद नहीं रहता, तो बोल देते हैं ये ब्रिटेन वाला है। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि B.1.617 हो सकता है किसी और कंट्री का वेरिएंट हो, बट जैसे तैसे इंडिया में आ गया हो, फिर इंडिया में ये ज़्यादा फैला हो, तो इसको आप इंडियन वेरिएंट बोलने दो। अभी इनके ओरिजिन के बारे में ज़्यादा कुछ कन्फर्मली कहा नहीं जा सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में एक अच्छी, मैं कह सकता हूँ एक सही नोटिफिकेशन आई है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से कि इस प्रकार के वेरिएंट्स को उनके साइंटिफिक नेम से बुलाइए जो कि WHO ने उनको दिया है, ना कि इस बात से बुलाइए कि इंडिया का है, ये साउथ अफ्रीका का है, ये ब्राज़ील का है। अब जब तक इंडिया में नहीं फैल रहा था तब तक लोग साउथ अफ्रीका का, ब्राज़ील का, यूके का बोल रहे थे। अब इंडिया में फैलने लगा है तो इंडियन वेरिएंट बोल रहे हैं। ओके, तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बोला है भारत सरकार ने कि आप इंडियन वेरिएंट वाला रेफरेंस हटा दो, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको हटा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह ऐसे लिखे जा चुके हैं। तो अब आप बात करो तो गूगल के 53 करोड़, सॉरी व्हाट्सएप के 53 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र्स हैं इंडिया में, यूट्यूब यूज़र्स 44.8 करोड़ हैं, फेसबुक यूज़र्स 41 करोड़ हैं, इंस्टाग्राम 21 करोड़ है, ट्विटर 1.75 करोड़ है, और इनमें जाने कितने लाखों पोस्ट लिखे गए होंगे इस इंडियन वेरिएंट का नाम लेके। तो इन सब पोस्टों को हटा पाना या इवन इन सब पोस्टों को एडिट कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कीवर्ड बेस्ड सेंसरशिप करनी पड़ेगी। तो मतलब जहां जहां पे भी ये कीवर्ड मिल रहा है वहां के कंटेंट हटा दो या ब्लड कर दो, कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं ये कंपनीज नहीं करना चाहेंगी। रीजन बीइंग कि जब इतने बड़े पोस्ट को आप हटा दोगे तो ओवरऑल इनकी एल्गोरिदम पे और कहीं ना कहीं अर्निंग्स पे, इन सब पे इफेक्ट आता है। तो देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप मूड्स नेटवर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप्स। देखिए ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमिक वर्किंग ग्रुप मिला है और इसने बोला है कि जो ब्रिक्स की अलग अलग कंट्रीज में जितने भी टेलीस्कोप्स हैं इनको मिला के एक नेटवर्क बना दो इनका, और इसको एक रीजनल डाटा नेटवर्क में बदल दो। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो ट्रैक है ब्रिक्स 2021 का, इसकी इंडिया ने होस्ट की मीटिंग, ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की 7वीं मीटिंग, जो कि 19 मई और 20 मई को हुई, और यहाँ पे इन अलग अलग कंट्रीज के एस्ट्रोनॉमर्स प्रेजेंट थे। अभी ये जो BAWG की मीटिंग हुई है जिसको आप बोलते हो ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप, यहाँ पे बोला गया कि भाई सारी कंट्रीज जो पार्टिसिपेट किए उनके 50 पार्टिसिपेंट्स थे, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। और वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स ने क्या बोला कि भाई जहाँ जहाँ पे भी
टेलीस्कोप का जो भी डाटा है वो सेंट्रलाइज डाटाबेस पे लेके आओ, वहाँ पे बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन से जो अलग अलग टेलीस्कोप्स के ऑब्जर्वेशन है इनको मिला के कहीं ना कहीं नए, आप कह सकते हो कि रिजल्ट्स को और इनोवेशंस को डेसिफर किया जा सकता है। एक इनहैंस्ड मल्टी वेवलेंथ टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी बनाई जा सकती है, जो कि ब्रिक्स के जितने भी टेलीस्कोप है वो अगर आपस में मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो कंबाइंड पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही। इंडिया की साइड से इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रही थी। ये जो BAWG का जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, हर कंट्री ने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो भी उसके साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं उसको शेयर करने की बात की गई है। तो इन साइंटिफिक रिजल्ट्स के बेसिस पे अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले समय में किया जा सकता है तो ब्रिक्स की फंडिंग एजेंसी समय समय पे एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में फंडिंग इनिशिएटिव्स भी शुरू करेंगी। तो अगर साइंटिफिक रिसर्च अपनी अलग अलग कंट्रीज शेयर करती हैं तो उस साइंटिफिक रिसर्च के आधार पे कल की डेट में फंडिंग भी मिल सकती है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को भी चलाया जा सकता है, जहां पे ब्रिक्स कंट्रीज के जो भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो भी साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। ब्रिक्स क्या है? एक्रोनिम है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया इसको दिसंबर 2010 में, उसके बाद ब्रिक्स बन गया। ठीक है भाई। साउथ अफ्रीका ने तीसरी समिट अटेंड की थी मार्च 2011 में, जो कि सानिया चाइना में हुई थी। हर साल इसकी समिट होती है, ओके। और इसके सुप्रीम 5 लीडर्स मिलते हैं, प्लस इसके बहुत सारे रीजनल टाइप के फॉरम्स भी होते हैं। इसके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, दूसरे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाया गया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में और रीजनल ग्रुपिंग्स में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है व्हाइट फ्लाइज केम सॉ एंड कॉन्कर्ड इंडियाज क्रॉप। देखिए, इंडिया में व्हाइट फ्लाई इन्फ्लेशन पहली बार रिपोर्ट हुआ था केरला में 1995 में, और उसके बाद तो पूरे देश में जैसे ये व्हाइट फ्लाई फैल सी गई हैं। ये जो व्हाइट फ्लाइज हैं दे आर नेटिव ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स एंड सेंट्रल अमेरिका, ये वहाँ के नेटिव हैं। तो अब जब इतनी दूर है ये सेंट्रल अमेरिका की, ये कैरिबियन, तो ये इंडिया पहुंची कैसे? तो मोस्ट प्रॉब्ली कोई निम्फ या कोई बेबी इंसेक्ट किसी इंपोर्टेड प्लांट के थ्रू आ गया होगा, या कभी कभी आज की डेट में टूरिस्ट भी जाते हैं तो टूरिस्ट इंसेक्ट्स को या फिर कोई प्लांट हो सकता है वो इंपोर्ट कर लाएं और उसके साथ वो इंसेक्ट भी यहाँ पे आ गया हो। कभी कभी क्या होता है कि लोग बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ का कोई पेड़ पौधा अच्छा पसंद आ जाता है तो वो पेड़ पौधा ले आते हैं देश में, और वो पेड़ पौधा एक्चुअली में एक एक्जॉटिक इन्वेजिव स्पेशी बन जाता है जो कि यहाँ की स्पेशीज को थ्रेटन करने लगता है। अगर आप बात करो तो पहली इन्वेजिव स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई, जिसको आप एलियोरोडिकस डिस्पर्सस भी बोलते हैं, ये पूरे इंडिया में फैल चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दो तो पूरे देश में अब ये फैल चुकी है। उसी प्रकार से रियूगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई, ये पोलाची तमिलनाडु में 2016 में रिपोर्ट की गई थी। अब भाई ये देश के बहुत से हिस्सों में फैल चुकी, इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप पहुंच चुकी, जो कि इतना दूर है, इतना बड़ा समुद्र है बीच में, वहां तक पहुंच चुकी है। 1.35 लाख हेक्टेयर्स ऑफ कोकोनट और ऑयल प्लांटेशंस इस रिगोस स्पाइरलिंग व्हाइट फ्लाई की चपेट में, उसको बचाना पड़ता है। इन व्हाइट फ्लाइज को सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए नेचुरल अकरिंग इंसेक्ट प्रेडेटर्स, पैरासिटॉइड्स और एंटोमोपैथोजेनिक फंगी का इस्तेमाल किया जाता है। फंगी मतलब कि वो फंगी जो इंसेक्ट्स के अंदर पैरासाइट्स बन के रहें और बाद में उन इंसेक्ट्स को मार दें। तो ये जो एंटोमोपैथोनिक फंगी है ना, ये बेसिकली अलग से उगाए जाते हैं। दे आर वेरी मच स्पेसिफिक टू व्हाइट फ्लाइज। फिर जहाँ पे व्हाइट फ्लाइज होती हैं वहाँ पे इन एंटोमोपैथोजेनिक फंगी को छोड़ दिया जाता है। ये जो एंटोमोपैथोजेनिक फंगी हैं ये लैब और मास प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये जब व्हाइट फ्लाई इन्फेस्टेड इलाकों में छोड़े जाते हैं तो ये व्हाइट फ्लाइज के अंदर पैरासाइट्स की तरह रहते हैं और फिर व्हाइट फ्लाई को कहीं ना कहीं डिसेबल कर देते हैं, मार देते हैं। प्लस इन व्हाइट फ्लाइज के साथ डील करने के लिए बहुत सारे लैब रियर्ड पोटेंशियल प्रेडेटर्स और पैरासिटॉइड भी छोड़े जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इन व्हाइट फ्लाइज को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। और एक डीप पर्पल स्वीट पोटैटो, देखिए पर्पल स्वीट पोटैटो है उड़ीसा का, जो काफ़ी न्यूज़ में है। और ये जो पर्पल स्वीट पोटैटो है उड़ीसा का, ये कोरापुट और उसके आसपास के इलाके में मिल रहा है। अब चूंकि ये पर्पल स्वीट पोटैटो को बहुत अच्छा बताया जा रहा है मार्केट में इसकी क्वालिटीज़ के चलते, तो इस पर्पल स्वीट पोटैटो को उगाने के पीछे क्रेडिट किसको दिया जा रहा है? तो दिया जा रहा है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को। ये जो कोरापुट का ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, इसको 2012 में ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम हुआ। अब यहाँ पे समझेंगे कि क्या होता है ऐसा GIAHS में, जिसके थ्रू नए नए क्रॉप्स और बहुत पोटेंशियल एफिशिएंट क्रॉप्स उगाए जाते हैं पर्पल स्वीट पोटैटो जैसे।
तो समझना है आपको, ये जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स है ना, दे आर आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप्स ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी, जो कि एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, रेजिलिएंट इकोसिस्टम और एक वैल्यूएबल कल्चर हेरिटेज को आपस में जोड़ देते हैं। ये दुनिया भर के स्पेसिफिक साइट्स में प्रेजेंट है, बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फूड और लाइवलीहुड सिक्योरिटी देते हैं मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स को। ये जो GIEH स्टेटस है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है, सेफ गार्ड करता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके, अगर आप बात करो तो ये जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है, इसको स्टार्ट किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। कुछ इंपॉर्टेंट दूसरी GIEH साइट्स इंडिया में कौन कौन सी हैं, तो कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग केरला की, और पैम्पोर सैफ्रॉन हेरिटेज कश्मीर का। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका रोम और इटली में। गोल क्या है इसका, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर एवरीवन एंड एश्योर दैट पीपल will have access to high quality food in sufficient quantities to achieve a healthy lifestyle। हर साल ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये पब्लिश करता है एक रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट, जो कि भाई फूड से रिलेटेड होती है। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, नेचुरल रिसोर्स सबकी बात की जाती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में 197 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है। बाई एनुअल इसकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। FAO काउंसिल इसकी एग्जीक्यूटिव आर्म है, और काउंसिल में 49 मेंबर्स होते हैं जो कि इस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। एग्रीकल्चर इनोवेशन में इसका क्या रोल है, इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज दैट फॉस्टर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की मदद करना, कोऑपरेटिव्स की मदद करना, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करना, मैकेनाइज सर्विसेज अवेलेबल करवाना, डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे लेके आना, ताकि फूड एंड एग्रीकल्चर को अच्छा किया जा सके डिजिटल सोल्यूशंस के बेसिस पे। एग्जिस्टिंग और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना, अडॉप्ट करना, नई सर्विसेज और नए टूल्स अप्रोचेस को डिजाइन और स्केल करना, ये इसका काम है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस पे और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कर देना। गुड बाय।